मैं आरपी सिंह व्याख्याता गणित गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल शहडोल। प्यारे बच्चों, मैं आज आपको अध्याय 4 सारणिक यानी डिटर्मिनेंट्स भाग 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। आज सारणिक भाग 3 की जो विषय वस्तु है वो इस प्रकार है। विषय वस्तु में हम आज ले रहे हैं सारणिकों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। दूसरा है सारणी का मान ज्ञात करना और उसके बाद उदाहरण के कुछ प्रश्न। बच्चों, आज की विषय वस्तु में सारणी के गुणधर्म जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इन गुणधर्मों का प्रयोग करके हम सारणी के प्रश्नों को बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। जब ये हमारे गुणधर्म हमें पता हो जाएंगे तो हम सारणी का मान बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। उन्हें हम कुछ प्रश्नों के द्वारा देखेंगे। तो ये 3 विषय वस्तु आज हमारी है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहला विषय वस्तु, सारणिकों के गुणधर्म। सारणिकों के निम्नलिखित गुणधर्म सभी कोटि के सारणिकों के लिए सत्य है। अब इसमें जो पहला गुण है, प्रमेय है नंबर 1, इसमें कहता है यदि किसी सारणिक की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर बदल दिया जाए तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है, यानी नहीं बदलता। इस प्रमेय के आधार पर अगर हम एक उदाहरण ले लें, जैसे माना ये डेल्टा सारणी पहली पंक्ति में 2 1 और 4 3 है, तो इस तरह से इस सारणी का मान निकालने के लिए आप जानते हैं कि इस तरह से 2 में 3 का गुणा करेंगे और इस 4 में 1 का गुणा करके घटा देंगे। तो ये 2 गुणित 3 माइनस 4 गुणित 1, ये आप जानते हैं। तो 2 3 6 माइनस 4 बराबर 2, ये आ गया सारणी का मान जैसे आप निकालते थे। परंतु प्रगुण का प्रयोग अगर हम कर लें, प्रगुण क्या कहता है कि किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर बदल दिया जाए। तो देखिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये 2 1 पहली पंक्ति है, इस 2 1 को पहले स्तंभ में लिख दिया। 3 4 दूसरी पंक्ति, इसके दूसरे स्तंभ में लिख दिया, यानी पंक्तियों को स्तंभों में हमने बदल दिया। अब सारणी का मान देखिए डेल्टा, फिर वैसे आएगा 2 गुणित 3 और माइनस 1 गुणित 4। तो 2 3 6 माइनस 4, फिर 2 आ गया। तो आप देखिए एक पहले भी सारणी का मान 2 था, प्रगुण के आधार पे 2 था। तो इस तरह से ये प्रगुण 1 आपको याद रखना है और इसे दिमाग में बैठा लेना है। अब प्रमेय 2 देखिए, गुण 2 क्या कहता है, यदि किसी सारणी की किन्हीं 2 पंक्तियों, 2 पंक्ति ले लो या 2 स्तंभ ले लो, 2 स्तंभ को आपस में बदल दिया जाए तो सारणी का संख्यात्मक मान नहीं बदलता, यानी वही रहता है, किंतु उसका चिन्ह बदल जाता है पारस्परिक परिवर्तन से। चलिए इसका भी उदाहरण देते हैं। मान लीजिए सारणी 2 1 4 3 है, इसका अगर मान निकालें तो 2 गुणित 3 माइनस 4 गुणित 1, 2 गुणित 3 माइनस 4 गुणित 1, 6 माइनस 4 कितना आया, 2। ये तो सारणी का मान आ गया। अब इस प्रगुण के आधार पे हमने क्या किया, यहाँ पे ये 2 1 और 4 3, ये पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति को परस्पर बदल दिया। यहाँ देखिए R1 को R2 और R2 को R1 बदल दिया, पंक्तियों को परस्पर बदल दिया, स्तंभ भी बदल सकते हैं। तो अब इस सारणी का मान कितना आया देखिए, 4 गुणित 1 और माइनस 2 गुणित 3। तो 4 माइनस 6 माइनस 2 आ गया, यानी मान तो 2 ही रहा। जो ऊपर में आपने देखा होगा 2 मान, ये 2 मान वही है, यहाँ भी 2 आया, लेकिन इसके चिन्ह बदल गए। संख्यात्मक मान वही रहता है किंतु चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। अब आते हैं प्रमेय 3 यानी गुण 3। इसमें देखिए यदि किसी सारणी की कोई 2 पंक्तियों या स्तंभ सर्वसम हों, आइडेंटिकल एक जैसे हों, तो सारणी का मान 0 होता है। यह भी गुण याद रखिए। देखिए जैसे मान लीजिए डेल्टा एक सारणिक है, पहली पंक्ति 2 4 और दूसरी पंक्ति भी 2 4 है, यानी R1 और R2 सर्वसम एक जैसे हैं। तो जब मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणित 4 माइनस 2 गुणित 4,
यानी 8 माइनस 8 क्या होगा 0। यानी किसी सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ सर्वसम हो तो उसका मान हमेशा ही शून्य रख दीजिए। ये बहुत अच्छा प्रमेय है, बहुत अच्छा गुण है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रमेय 4 की तरफ। इसको भी देख लें आप ध्यान से। यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ, ले लो पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को किसी अचर राशि, मान लीजिए के, लेकिन वो 0 नहीं होना चाहिए, से गुणा कर दिया जाए तो सारणी के मान में भी के से गुणा हो जाता है। अब इस गुण को आधार पर देखिए ज़रा ध्यान से। मान लीजिए सारणिक है 2 1 4 3, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, इसको आपने अभी हल करके देखा 2 आया, नंबर 1। अब प्रगुण हम क्या लगाते हैं, प्रगुण प्रमेय से क्या करते हैं, मान लीजिए प्रथम पंक्ति के अवयवों में के से गुणा कर लो। केवल अगर पहले पंक्ति ले सकते हैं स्तंभ, मान लीजिए पहली पंक्ति में आपने अदिश के से गुणा कर दिया तो पहली पंक्ति में के गुणा कर दो तो कितना आएगा, 2 गुणित के 2 के आ जाएगा, 1 गुणित के 1 के आ जाएगा, और ये 4 और ये 3, ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब इसको हल करिए, 2k इंटू 3 और 4 माइनस के, 2k इंटू 3 माइनस 4 माइनस के, हल करेंगे कितना आएगा 6k माइनस 4k, यानी 2k आया। पहले कितना आया था 2, अब कितना आया 2k, के गुणा बढ़ गया कि नहीं, तो पहली पंक्ति में हमने के से गुणा कर दिया तो सारणी का मान भी के गुणा हो जाता है। तो ये प्रगुण 4 था। अब प्रगुण 5 की तरफ हम आए, देखें ध्यान से इसको। यदि किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 अवयवों का योग हो तो सारणी को उसी कोटि के 2 अन्य सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसको ध्यान से पढ़िएगा और ज़रा इसको देखें ज़रा उदाहरण में। हम मान लीजिए हमारे पास सारणी की है, इसमें हम क्या देखते हैं कि पहले स्तंभ और दो स्तंभ की और ध्यान दीजिए। पहले स्तंभ में देखिए 2 + 3 और 4 + 5, यानी 2 अवयवों के योग है पहला स्तंभ, और दूसरा स्तंभ 1 3। तो प्रमेय से क्या कहते हैं, हम क्या करें, पहले इन दोनों अवयवों में पहले अवयव ले लें, ठीक है। पहली पंक्ति के पहले स्तंभ के पहले अवयव ले लें तो क्या बनेगा, पहला अवयव 2 4, ये 2 4 बन गया, और दूसरा स्तंभ वैसे उतार दें 1 3, प्लस अब दूसरे अवयव से बना लीजिए 3 5 और 1 3। इस प्रकार देखा कि ये दिया हुआ सारणिक ये 2 सारणिकों के योग के रूप में हम लिख सकते हैं। समझ में आया। तो ये 5 नंबर का प्रमेय या गुण था। अब 6वां प्रमेय देख लीजिए ध्यान से इसको भी। यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों को किसी अचर राशि से गुणा करके जोड़ा अथवा घटा दिया जाए तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है, यानी नहीं बदलता। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए हमारा ये सारणिक है तो अभी सारणी का मान निकालें हम, तो हम देखते हैं कितना हो गया, 2 गुणित 3 और -4 गुणित 1, तो 6 - 4 कितना आया, 2 आया। प्रगुण क्या कहता है कि यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों को किसी अचर राशि से गुणा करके जोड़ा अथवा घटा दिया जाए तो सारणी का मान नहीं बदलता, अपरिवर्तित रहता है। पंक्ति का पंक्ति से, स्तंभ का स्तंभ से करेंगे तो ये सारणी का मान हमने देखा एक दिया हुआ सारणिक है, इसका मान 2 आया। अब इस प्रगुण को लगा के देखते हैं क्या होता है। हम प्रमेय से ये करते हैं कि R1 माने पहली पंक्ति में हम क्या कर रहे हैं, ये देखो संक्रिया R1 में संक्रिया कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, R1 में हम R2 के दुगने यानी R2 में 2 का अचर k का गुणा करके जोड़ देते हैं। पहली पंक्ति में हम क्या जोड़ रहे हैं, दूसरी पंक्ति का k गुणा मतलब मान लीजिए 2 है तो k बराबर 2 रख दिया, तो 2 गुणा जोड़ना चाहते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा ये सारणिक। ये देखिए पहली पंक्ति में हम दूसरी पंक्ति का 2 गुणा ये हमने जोड़ दिया और दूसरी पंक्ति वैसे ही हो गई। अब इसको थोड़ा सरल करें तो कितना आएगा, देखिए जरा ये 4 दूनी 8 और 2 10, 3 दूनी 6 और 1 7, और दूसरी पंक्ति 4 और 3 है। इसको खोलिए तो 10 गुणित 3 -4 गुणित 7, तो 10 तिया 30 और 7 चौके 28, कितना आया, 2 आया। कुछ बदला नहीं, तो पहले भी सारणी का मान 2 था, अभी भी सारणी का मान 2। तो एक महत्वपूर्ण ये प्रमेय या गुण है। 7वां देख लीजिए, एक और गुण है। यदि किसी सारणिक
मान लीजिए डेल्टा के अवयव, अवयव तो आप समझते हैं पंक्ति या स्तंभ में होते हैं, अवयव जिसमें x आता हो या तो x में कोई बहुपद हो तथा उसमें यदि जहाँ x आ रहा उसमें x बराबर मान लीजिए हमने कोई एक मान रख दिया a रख दिया, अगर a रखने पर सारणी का मान शून्य हो जाए, ध्यान रखिए x बराबर 1 रखने पर पूरा सारणी का मान कितना हो जाए, शून्य हो जाए, तब क्या नियम है, तो x माइनस a सारणी का एक गुणनखंड होगा, ये नियम है, इसको याद कर लीजिए। अब चलिए अंतिम गुण है प्रमेय 8। किसी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों और किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के अवयवों के सहखंडों के गुणनफलों का योग शून्य होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आपने पहली पंक्ति लिया तो आपको क्या करना है, किसी अन्य पंक्ति, पहली पंक्ति लिया तो किसी दूसरी पंक्ति, दूसरी या तीसरी के सहखंडों से गुणा करके जोड़ दें तो 0 हो जाता है। इस उदाहरण को अगर हम देखें ध्यान से तो इस तरह समझ लीजिए, मान लीजिए हमारी ये सारणिक है, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, ठीक है। अब हम प्रगुण क्या लगा रहे हैं, माना दूसरी पंक्ति के अवयवों का सहखंड हम निकाल लें और मान लीजिए क्रमशः कितना आया, A21, A22, A23, दूसरी पंक्ति के हम सहखंड निकाल लें, निकाल लिया हमने ये। अब इन सहखंडों को मान लीजिए पहली पंक्ति के संगत अवयव से गुणा करके जोड़ दें तो कितना आएगा, देखिए ऊपर से पहली पंक्ति A11, इसका दूसरे का सहखंड A21 प्लस A12, A22 प्लस A13, A23, तो ये कितना हो जाएगा, 0। इस प्रकार ये मान कितना आ जाएगा, 0 आएगा इस प्रगुण से। बहुत महत्वपूर्ण नियम है। तो ये हो गया आपके 8 प्रगुण। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा विषय वस्तु हमारा था सारणी का मान ज्ञात करना। तो हम जो प्रगुण पढ़े हैं उसका उपयोग करेंगे, अब यही कहना है। तो दिए गए सारणिक में उपरोक्त प्रमेय का उपयोग करके किसी दिए हुए सारणिक को इस प्रकार रूपांतरित कर लें कि सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के अधिक अवयव शून्य हो जाएं अथवा पहले की अपेक्षा अधिकतम सरल हो जाएं। इसके पश्चात सारणिक इन पंक्ति या स्तंभ के माध्यम से प्रसार करें और डेल्टा का मान आसानी से प्राप्त करें। कहने का मतलब ये हुआ कि हम उपरोक्त जो हमने 8 गुण पढ़े हैं प्रमेय, उनकी मदद से सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के अधिक से अधिक अवयवों को शून्य बना लें संक्रिया करके, या उसको सरल कर लें। ऐसा करने से क्या होगा कि सारणी का जब हम प्रसार करेंगे तो मान आसानी से आ जाएगा। तो अब हम जो सारणी का मान पहले ज्ञात करते थे अभी भी ज्ञात करेंगे, लेकिन यहाँ प्रगुणों का प्रयोग करके करेंगे। चलिए उदाहरण लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मान लीजिए सारणी का आपको दिख रही, आप इसका मान ज्ञात करना है, प्रगुणों का प्रयोग करना चाहिए। तो ज़रा ध्यान से इस सारणी को देखिए, ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरा स्तंभ। इस प्रकार से पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, इस तरह से स्तंभ है। अब आप पंक्तियों में या स्तंभ में एक संक्रिया लगाना है मुझे, तो ज़रा ध्यान से देखिए। अब मैं इसमें एक संक्रिया देख रहा हूँ कि मान लीजिए R1 पहली पंक्ति में मैं क्या कर रहा हूँ कि R3 का 6 गुना घटा देता हूँ, इसका 6 गुना। तो देखिए 17 छंग 102, 3 छंग 18 और 6 छंग 36, लगभग बराबर आ रहा। तो ये संक्रिया लगाना हमारा उचित होगा। तो R1 माइनस 6 R3 करता हूँ, क्या हो जाएगा मान देखिए ज़रा, डेल्टा बराबर 102 और इसका 6 गुना 102, ये 18 और इसके संगत 3 का 6 गुना 18, ये 36 और इसका 6 गुना 6 छंग 36, ये मैंने यहाँ घटा दिया। R3 का 3 गुना को R1 में घटा दिया। R2 वैसे ही रहेगा, R3 वैसे ही रहेगा। घटने के बाद देखिए 102 माइनस 102 0, 18 माइनस 18 0, 36 माइनस 36 0 आ गया, और बाकी पंक्ति वैसे रहेंगे 1 3 4 और 17 3 6। अब इस पूरे सारणी का मान 0 हो गया। क्यों? क्योंकि अगर पहली पंक्ति में प्रसार करूँगा तो सबका गुणांक 0 आएगा, क्योंकि R1 के अवयव सभी अवयव क्या हैं, शून्य है, इसलिए सारणी का मान बड़े आसानी से 0 आ गया। समझ में आया? तो एक छोटा सा प्रश्न था। अब देखिए ज़रा, ये एक अच्छा प्रश्न है। प्रसार किए बिना
मतलब बिना सारणी खोले सिद्ध कीजिए कि सारणी का मान 0 होगा। प्रश्न देखिए ध्यान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर 0 लाना है राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने ऐसे कर लिया। अब इसको ज़रा ध्यान से देखिए क्या संक्रिया कर सकते हैं। यहाँ x प्लस वाई, वाई प्लस z प्लस एक्स, जेड एक्स वाई और 1 1 1 है। तो क्या देखें, देखिए इसमें x y है, z नहीं है, y z इसमें x नहीं है, z x इसमें y नहीं है। दिख रहा है, बिल्कुल साफ स्पष्ट है। तो अब संक्रिया सीधे लगा देते हैं कि R1 में करना चाहते हैं, यानी पहली पंक्ति में संक्रिया क्या करना चाहते हैं कि हम R1 में R2 जोड़ दें, R1 में R2 जोड़ दें। जब R1 में आप R2 जोड़ेंगे तो देखिए ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये R1 R2 जोड़ेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति वैसे ही रहेगी। समझ में आया? अब पहली पंक्ति में देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, तो हम क्या करें, पहली पंक्ति से x प्लस वाई प्लस जेड उभयनिष्ठ ले लें, बाहर ले लें, तो इसकी जगह क्या बचेगा, 1 1 1 बचेगा, और बाकी दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति वैसी रहेगी। हमने क्या किया, R1 से x प्लस वाई प्लस जेड उभयनिष्ठ ले लिया। जैसे ही उभयनिष्ठ लिया, देखिए बेटा ये x प्लस वाई प्लस जेड है, यहाँ देखिए पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति बिल्कुल एक जैसे सर्वसम है, प्रगुण लग जाएगा कि दो पंक्ति या दो स्तंभ सर्वसम हो तो शून्य होता है, तो इसका मान ये 0 हो गया। 0 का इसमें गुणा करेंगे तो 0 आएगा। रीजन क्या देंगे, क्योंकि R1 R2 सर्वसम है, तो 0 आ गया, यानी ये बिना प्रसार किए ही राइट हैंड साइड हो गया। समझ में आया? चलिए आगे के उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 3 में देखिए सिद्ध करना है, एक सारणिक दिया हुआ है और उसका मान कितना लाना है, आपको 0 लाना है। प्रश्न देख लीजिए ध्यान से। अब इसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ले लिया? ध्यान से देखिए, आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे क्या है, पहले स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। पहला स्तंभ 2 2 अवयवों का योग है, ये a प्लस बी है, ये b प्लस सी है, ये c प्लस ए है। तो इसमें a प्लस बी में क्या नहीं, c नहीं, a b c का है ही है, अवयव है। तो a प्लस बी में c नहीं दिख रहा, b प्लस सी में a नहीं दिख रहा, c प्लस ए में b नहीं दिख रहा। तो आप इसको और इसको देखिए तो तीसरे स्तंभ की कमी पूरी हो जाती है, a प्लस बी प्लस सी, b प्लस सी प्लस ए, c प्लस ए प्लस बी। तो हम यही कर देते हैं कि प्रमेय से दिए गए सारणिक के या दिए गए सारणिक को हम सबसे पहले या तो जोड़ सकते हैं या फिर ऐसा कर लीजिए, एक और काम कर लीजिए, दिए गए सारणिक को 2 सारणिकों के योग के रूप में हम लिख लें। या अभी हमने पढ़ा था, क्योंकि ये 2 2 अवयवों की सारणिक है ना, तो हम पहले अवयव इसमें लेकर के बाकी उतार लेते हैं। तो हमने पहला अवयव लेंगे, पहले स्तंभ का ए बी सी, तो ये ए बी सी आ गया। दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ एज इट इज आएगा, और फिर जो छोड़ा था बी सी ए, दूसरे पहले स्तंभ के दूसरे अवयव बी सी ए, तो बी सी ए से हमने ये बना लिया। ऐसा करने से और आसान हो गया। देखिए ये सारणिक तो ऐसे आ गई, इस सारणिक में क्या दिख रहा है, देखो ये बी सी ए दिख रहा और ये बी सी ए, यानी C1 और C2 सर्वसम है, तो ये अपने आप 0 हो गया। दूसरे सारणी का C1 और C2 सर्वसम है, तो ये 0 हो गया। अब इसमें हम 0 जोड़ देंगे तो यही सारणी का आएगी। अब इस सारणी का मान क्या करें, अब इसको सीधे सीधे हम प्रसार कर लें। तो सारणी का C1 के अवयवों में प्रसार, मतलब पहले स्तंभ के अवयवों में प्रसार करेंगे तो ये आएगा A इंटू ये लिया तो पहला स्तंभ, ये तो आप जानते हैं A आएगा, फिर B के साथ प्लस माइनस माइनस के साथ आएगा और ये C आएगा। ये तो प्रसार पहले भी सीख चुके हैं आप। तो ये आया, इसका गुणा करके इसमें गुणे घटा दीजिए, ये गुणा करके इसको घटा दीजिए, गुणा करके घटा दीजिए, तो ये पद आ जाएंगे। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो आपका इस तरह से आएगा ए बी सी, ए और ए स्क्वायर माइनस है तो माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस माइनस प्लस ए बी सी, सी ए बी का ए बी सी आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस सी और सी स्क्वायर सी की हो जाएगी। अब तो ये देखिए ए बी सी कितनी बार आया, 3 ए बी सी, और बाकी उतार लीजिए माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू, ये राइट हैंड आ गया। तो ये प्रगुण लगाने से बहुत आसानी से हमने इसको कर लिया। एक दिए हुए सारणी को 2 सारणिकों में तोड़ लिया, आसानी से मान आ गया। चलिए एक और प्रश्न करते हैं जल्दी से। सिद्ध कीजिए कि ये सारणिक 0 है। सिद्ध करना है कि इसका मान इतना है, देखिए बटे में है। अब जरा ध्यान से देखिए, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, ये 1/a 1/b 1/c है, ठीक है, और इसमें बटे में नहीं। तो हम थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइए। इसमें क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से C1 जो है पहला स्तंभ, C1 में ABC से गुणा करते हैं, ठीक है, तो बढ़ जाएगा। और गुणा करके उसको हटाने के लिए गुणा करके तथा सारणी को ABC से विभाजित कर देते हैं। गुणा और भाग कर दिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
पहले स्तंभ में ABC से गुणा करें और बाहर ABC का भाग दे दें। तो देखिए ABC का भाग दिया और पहले स्तंभ में ABC का यहाँ गुणा करिए, ABC, तो ये ABC करेंगे तो A कट जाएगा, BC आएगा। यहाँ ABC का गुणा करेंगे B कट जाएगा तो CA आएगा। यहाँ ABC का गुणा करेंगे तो C कट जाएगा तो AB आएगा। ABC, BC, CA। पर ऐसे करने से क्या हुआ देखिए, पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ एक जैसे दिखने लगे। तो 1/ABC, तो ये दो स्तंभ सर्वसम है तो कितना हो गया 0। तो इनमें से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0, अपने आप राइट हैंड साइड आ गया। तो इस प्रकार से प्रगुणों का प्रयोग करके हम सारणी के प्रश्नों को बहुत आसान बना देते हैं और आसानी से हल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो लेके आऊँगा किसी अन्य पाठ के साथ। इस वीडियो को बार बार देखें और प्रश्नों को हल करें। यदि कोई परेशानी हो तो हमसे संपर्क जरूर करें और ध्यान रखें कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स ज़रूर आप हमें व्हाट्सएप पर भेजें। धन्यवाद।